नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये घटना चक्र का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको दो सीरीज में लाएंगे क्योंकि यहां 200-250 क्वेश्चन है तो 100 सीरीज का दो सीरीज बना देंगे। जो अब तक का बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को व्याख्या सहित चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहां एक बात आपको बता दूं कि बीपीएससी इकोनॉमी से यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल पूछती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इकोनॉमी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से टच होता है। अगर करंट आपका स्ट्रांग है तो 12 नंबर में 10 नंबर आने में कोई शक की बात नहीं है। हाँ, बेसिक तो आपको पता इकोनॉमी होना ही चाहिए, जो कि इस सीरीज में कर दूंगा। और यहां से क्वेश्चन रिपीटेड हर बार होता है। कैसे, आपको खुद मैं जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ते जाएगा वो मैं बताते जाऊंगा। और इसके साथ साथ में दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद आपके अंदर जो है कोचिंग के प्रति दीवानगी पैदा होगी। तो ऐसे कंडीशन में एक ऑप्शन है पटना में सियोर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बच्चों को सिखाया जाता है। और प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, जिससे कि मेंस से कभी भी आपको बाहर का रास्ता ना देखना पड़े। डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज्यादा आपकी सपनों की परवाह करता है। अगर आप लोग कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो इंटरेस्टेड हो कोचिंग ज्वाइन करने की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, मैं खुद कॉल कर लूंगा। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उद्योग। लेकिन यहां पे एक चीज जरूर देखिए, ये जरूर देखना कि ऑप्शन आपको देखना, ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, और यहां कौन से साल पूछा गया है इसको देखना है। ये 1993 और 94 के आसपास का बताया जा रहा है। लेकिन अगर इस टाइम में आके देखें, यानी 94 का क्वेश्चन है, अगर 2017 में देखें तो सेवा क्षेत्र टॉप पे है। ध्यान रखिएगा, अभी भी सेवा क्षेत्र ये 17 में भी और अभी भी सेवा क्षेत्र विनिर्माण का क्षेत्र जो 28% है, कृषि का क्षेत्र जो है वो 16.4 के आसपास है और अभी जो है वही 16 और 15 के आसपास में पहुंचा हुआ। तो ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। उस टाइम का ये पुराना है, लेकिन अभी जो डाटा है वो डाटा को कहीं ना कहीं से इस वीडियो को रोक के गूगल से सर्च करके आप दिमाग के अंदर स्टोर कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। इसका सही आंसर है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। यह भी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हम लोग आते हैं यहां पे, इस पॉइंट पे देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते समझने की। यद्यपि विकल्प में जो किसी भी विकल्प के संबंध में उन्नति जो है संतोषजनक नहीं रही है, लेकिन ए जो है अन्य सभी से थोड़ा सा नजदीक पता चलता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को अगर छोड़ दिया जाए 1974 को, अर्थात चौथी योजना जो थी, चौथी पंचवर्षीय योजना तक सभी योजनाओं में राष्ट्रीय आय का वास्तविक वृद्धि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम ही रही है। जितना को भी देख लीजिए सबका जो है कम ही रहा है। 1980 से 2007 तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि में संतोषजनक मानी जा सकती है। अच्छा नहीं माना जाता, बस संतोषजनक है। भारत के विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजना में अब तक में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई है। तो अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि जितनी भी पंचवर्षीय योजना हुई है उसमें से सबसे अधिक जिसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई वो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका वार्षिक दर जो था 7.6 थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं रोक के कि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे तो गए 1992 में, 1997 में, लेकिन वहां से वो चीज पकड़ के पैटर्न पता चल जाता है कि जब आप करंट पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से क्वेश्चन आयोग पूछता है, क्योंकि यहां से करंट भी पकड़ लीजिएगा। क्वेश्चन वो मेरे काम का नहीं है, लेकिन आज के टाइम में वो क्वेश्चन तो जरूर बन रहा है, बस डाटा चेंज हो रहा है, तो उसको आप पकड़ लीजिए, यहां से वो क्लू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। क्या है? तो असंगठित क्षेत्र में एक समस्या है। कैसे, आइए इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र की एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो होता है उसमें उत्पादन और आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं।
कई बार इसकी मौद्रिक मूल्य के मापन में भी नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के आंकड़े में कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। बताइए ये सब जो क्वेश्चन है क्या बेसिक क्वेश्चन ही तो है। अगर आपको बेसिक पता चल जाए लुसेंट से या एनसीईआरटी से और करंट को जोड़ दीजिए तो इकोनॉमी का तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन है। और यहां से क्लू आपको पता ही चल रहा है कि आयोग कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या वो चाहता है हमसे। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है तो इसका सही आंसर जो होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्लियर है? यानी कि सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय लेखा सम्यक यानी कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एकत्रित किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्रीय संगठन सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यह क्वेश्चन हर पीसीएस में हर बार पूछा जाता है, हर बार। इसलिए इस क्वेश्चन को दिमाग में आप स्टोर करके रख लीजिए। देखिए एक बात तो मैं तय करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको जो लगे आप बोलिए, लेकिन इतना तो अपने ऊपर प्रॉमिस कर लीजिए। जिस समय वीडियो देख रहे हैं ना उस समय अपने ऊपर प्रॉमिस कर लीजिए, दिल पे हाथ रख लीजिए कि अगर इसके अंदर से क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत ना होना चाहिए, और अगर आपका गलत हो रहा है तो इसका मतलब है आपको लौट के घर जाना पड़ेगा। कर भी है लेकिन दिल की बात है, इतना तो कम से कम आपके अंदर होनी चाहिए कॉमन सेंस। जब आप पीडीएफ मांगते हो ना हमसे तो याद रखना पीडीएफ तो एक मीठा जहर है, वो तो 2 मिनट में मैं उपलब्ध करवा दूंगा क्योंकि मेरे पास यही है। लेकिन मैं चाहता हूं इसकी हर एक बात आपके अंदर हो जाए और आप सिलेक्शन करो, मेंस लिखो। बहुत हुआ मजाक, अब तो मेंस कम से कम लिख लो। सीधा सा कहने का इतना मतलब है। और क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, देख लेना, 66 एग्जाम दे लेना और मैं खुद ही लेके आऊंगा कि देखो इस दिन में इतने बज के इतने मिनट में ये वीडियो में देखो क्वेश्चन की चर्चा किया हूं कि नहीं किया हूं। और आप कहोगे हां सर क्वेश्चन का तो चर्चा की है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही मैं भूल गई। तो अच्छा हुआ, भूल गई तो घर जाओ। कड़वी लग रही है ना, लेकिन यही सच है। इसलिए इसकी हर एक बात को शांति से पूरे दिमाग खाली करके वीडियो को आप ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन एकत्रित किए जाते हैं। इसका भी वही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये भी देखिए तीन क्वेश्चन लगातार के क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहां पे थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देता हूं ताकि याद रहे। भारत में 1954 में राष्ट्रीय आय के आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एकत्र किया जा रहा, 1954 से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, अब तो बिलीव हो गया ना कि कितनी रिपीटेड क्वेश्चन हो रही है। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सीएसओ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़ा जो है वो प्रदर्शित करती है या प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय आय के संबंधित समाहार राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं। ध्यान रखिएगा 3 आयामों पर प्रकाश डाला जाता है। पहला जो होता है वो देशीय उत्पादन जो देश में होता है, दूसरा जो होता है वो कारक आय के रूप में इसका विवरण होता है, और तीसरा जो होता है उपभोग और पूंजी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष जो रखा गया है वो 2011-12 रखा गया। तो अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है तो आपको बताना होगा 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी, अब ये ऑप्शन है आप देख लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण। उसके बाद तीसरा कृषि पर अधिक निर्भरता भी है, ये भी सही है। और लास्ट जो है चौथा नंबर औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण जो है अल्प विकसित देश कहा जाता है भारत को। ये तो सही है, ये तो समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन, और ये गलत आपसे हो भी नहीं सकता है। भारत की जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर से के कारण जो है निरपेक्ष जनसंख्या यानी कि मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण जो होता है तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर जनसंख्या क्या है
बढ़ते जाए और पीछे से जनसंख्या घटती जाए, यानी कि जन्म लेने की भी संख्या उतनी हो और मरने की भी उतनी संख्या हो, तो क्या हो, जनसंख्या कांस्टेंट रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो जन्म लेने वाली संख्या है वो अधिक है, मरने वाली संख्या जो है वो कम है, जिसके कारण जनसंख्या क्या हो रहा, बढ़ते हुए जा रही है। फलतः जनसंख्या का पूर्व जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश पर आर्थिक भार पड़ता है। अगर इन लोगों को जीवन के स्तर को बनाए रखा जाए तो देश को ही यह भार उठाना पड़ता है, जहां पे विकसित देश में कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है। न्यूजीलैंड को छोड़कर एक अपवाद है, सिर्फ अगर न्यूजीलैंड को छोड़ दो तो वही एक सिर्फ अपवाद है। वही भारत में कृषि में 49% कार्यशील जनसंख्या कृषि में संलग्न है। पुनः विकसित देशों में सफल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान 1 से 3% के बीच है। न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो वहीं भारत में कृषि के संकलन यानी कि जीडीपी का योगदान जो है 17% है। औद्योगिक उन्नति के मंद गति के फलस्वरूप औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत में मात्र लगभग 23% कार्यकारी जनसंख्या उद्योग पर नियोजित है और सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान जो है 29% है, जबकि विकसित देशों में औद्योगिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का योगदान 26 से 40% तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। इसका सही आंसर होगा कि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, बिल्कुल सही है। दूसरा है अनियमित औद्योगिकरण के कारण, एकदम सही है। और तीसरा है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही होगा। यानी कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है उपयुक्त सभी की वजह से। नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो इसका सही होगा 1 हेक्टेयर से कम है। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार जोतों की संख्या का आकलन जो है, बस इतना याद रखिए, 1 हेक्टेयर से कम है। ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है, सीमांत कृषि जोत यहां पे देख लीजिए 1 हेक्टेयर से कम है। अगर छोटी जोत पूछता तो 1 से 2 हेक्टेयर बोलता होता, अर्ध मध्यम जोत बोलता तो 2 से 4, और मध्यम जोत बोलता तो 4 से 10, बड़ी जोत बोलता तो 10 हेक्टेयर। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है कि पहला और अंतिम, तो पहला 1 हेक्टेयर से कम और दूसरा 10 हेक्टेयर से ज्यादा, यानी बड़ी जोत जो होगा 10 हेक्टेयर से ज्यादा। बस यही दोनों याद रखना है। जिनका सही होता है ना हार्ड क्वेश्चन, वो यही काम करते हैं, पहला और अंतिम याद रखते हैं। बीच वाला तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन पहला और अंतिम जरूर याद रहता। तो आप भी याद रखिएगा 10 हेक्टेयर से अधिक बड़ी जोत को और 1 हेक्टेयर से कम सीमांत कृषि भूमि जोत। नेक्स्ट आते हैं, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश। ये जो है सम्मिलित नहीं है वैश्वीकरण में। आइए देखते हैं, वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आय शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा 2005 से लागू हुआ है। भारत में धन शोधन, ध्यान रखिएगा, धन शोधन निवारण 2002 में 1 जुलाई 2005 से लागू हो गया था। अब इस संशोधन के अधिनियम 2009 में आया, जो कि 1 जून 2009 से लागू हो गया। तत्पश्चात पुनः संशोधन अधिनियम 2012 के रूप में लाया गया, जो कि 15 फरवरी 2013 में इसे लागू कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 2005। नेक्स्ट जो है शब्द संक्षेपण ट्रिम्स, ट्रिम्स से क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा ट्रिम्स से जो होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय, यही होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 और 5 से बदलकर किस वर्ष को रख दिया है, तो इसका सही आंसर होगा 2011-12। अभी जस्ट ऊपर ही बताया हूं 2011-12, पहले 2004-5 था, ध्यान रखिएगा, पहले 2004-5 था और अब जो है बदल के 2011-12 कर दिया गया है। ध्यान रखना है, बस इतना ही सा है। 2011-12 जो है पूछेगा कौन सा संशोधन है, तो आपको प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा 7वां संशोधन है, 7वां संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियां दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में सबसे कम है? इसमें तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके माना बिहार। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है, जैसे कि दोनों का प्रतिशत जो है साक्षर बिहार राज्य का सबसे कम है, महिला और पुरुष दोनों का। बिहार के कुल साक्षरता का दर जो है 61.8 है, याद रख लीजिएगा, और पुरुषों की साक्षरता दर 71.1 है, 10% के आगे पीछे है। एक 71 है, एक 61 है, या एक 61 है, दूसरा 71 है। जो ज्यादा है वो पुरुषों की है, जो कम है वो महिलाओं की है, ये तो कंफर्म आप कर लीजिएगा। तथा महिलाओं की जनसंख्या जो है 51% है, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों के औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम से द्वितीय, मतलब कम से द्वितीय है। अब आइए इसको थोड़ा सा चर्चा करके समझते हैं। बिहार में कुल जोतों की संख्या जो है 1.47 करोड़ है, जिसमें 91.06% सीमांत जोत है, 5.8% लघु जोत है। राष्ट्रीय औसत सीमांत जोत का 67.1% है, और जोतों का औसत आकार बिहार में 0.25 हेक्टेयर है। केरल के बाद न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है बिहार, जबकि पंजाब 0.61 हेक्टेयर जोतों के आकार से देश का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पंजाब है, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य में वर्तमान मूल्यों की जो है नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार। अगर आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार से देखा जाए वर्तमान में मूल्य में, तो राज्यों की न्यूनतम व्यक्ति की आय जो है बिहार का भी है। अब अगर इस टाइम में देखा जाए 19-20 में, तो अभी भी बिहार ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि न्यूनतम। अभी भी वही स्थिति है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन गुजरात हो रहा है, सर्वाधिक उत्पादन, जबकि औसतन उत्पादन जो है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश का। और पूछा गया है औसतन, सर्वाधिक नहीं पूछा गया, औसतन। अगर सर्वाधिक पूछता तब आपको बताना होता गुजरात, और ऑप्शन में है भी नहीं, लेकिन यहां औसतन पूछ दिया है, तो इसलिए इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो प्रति अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख के लोगों पर 380 किलोमीटर सड़क है, 380 किलोमीटर है। वहीं बिहार में जो है यह 90 किलोमीटर है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 380, और बिहार में अगर देखा जाए तो प्रति लाख पे जो है जमीनों, मतलब सड़क की लंबाई जो है 90 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन ना तो यह न्यूनतम है और ना ही न्यूनतम से द्वितीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, तो याद रखिएगा। सक्षमता उपागम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर पीसीएस में पूछता है, इसको रट जाइए, अब बस कहता हूं रट जाइए, दिमाग में रख लीजिए। अब क्या है, सक्षमता उपागम का विकास जो है 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ था, और सक्षमता उपागम के मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना, व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसी दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि स्वक्षमता उपागम हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अमर्त्य सर को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था किस लिए दिया गया था, तो आपको बोलना होगा स्वक्षमता उपागम के लिए ही इन्हें जो है क्या दिया गया था, या कहिए तो कल्याणकारी अर्थशास्त्री जो है करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना है, वह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए, क्या सत्य होगा?
तो इसका सही आंसर होगा बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। मतलब क्या है, इसमें से क्या सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में होगा। यानी भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे श्रम अधिकता वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद कृषि और उससे संबंधित प्रतिशत का अंश है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15% था। लेकिन 2017-18 और अभी जो है 18-19-20 वाला जो है वो अलग है, तो इसलिए ये डेटा यहां से ना लेके वहां से जाके जरूर लीजिएगा, न्यू डेटा इसमें इंक्लूड करना, छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? किसमें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। तो इसका सही आंसर होगा तिलहन। तिलहन को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM जो 2007 और 8 में रबी सीजन से यह केंद्र योजित योजना है, जिसे 2011-12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल, दलहन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति में आच्छादित फसलें जैसे कि चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें और 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का इसमें लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? किस वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा 2002 और 2003 में। अब 2017 और 18 में जो है 2.1% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया जाता। उस टाइम का डाटा को छोड़ दीजिए, 18-19 में जाके देखिए क्या है डाटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आप विचार कीजिए, मैं बताता हूं। वर्ष बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, बस आपको ध्यान रखना है। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी, इसकी थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है। वर्ष बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई थी, जो कि औसत वर्षा में 20% से अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब क्या है, जो औसत वर्षा रखा जाता अगर उसमें 20% से अधिक, 20% या फिर अधिक की कमी होती है तो बीमा सुरक्षा दी जाएगी। भारत में कृषि क्षेत्र में बीमा कवर उपलब्ध करवाने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC के द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र के व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र में बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायित्व बीमा संस्था। ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि बीमा कंपनी में समांतर निगम बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नबार्ड ने यह पूंजी लगा रखी है इसमें। नेक्स्ट है, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणी क्षेत्र में के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। अब आते हैं थोड़ा सा बैक जाके आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या। वर्ष 1991 के उद्योग नीति में 1985 की नीति में तय लघु इकाइयों की निवेश सीमा 35 लाख रुपया से बढ़ाकर 60 लाख रुपया कर दिया गया। सहायक उद्योग निवेश की सीमा जो थी वो 45 लाख रुपया से बढ़ाकर 75 लाख रुपया कर दिया गया था। सूक्ष्म और उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी कि MSME अधिनियम 2006 जो है ये प्रभावी किया गया, जिसके तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों के निवेश की सीमा 2 वर्गों में यानी कि विनिर्माण उद्यम, सेवा उद्यम, एक विनिर्माण उद्यम और दूसरा जो है सेवा
उद्यम निर्धारित किया गया। 2006 के बाद संयंत्र तथा मशीनरी के निवेश की सीमा जो है न्यूनतम थी। और ये रही आपकी पूरी की पूरी आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 में उद्योग की अधिकतम कितनी धनराशि वित्तीय स्वायत्त दी गई है? तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी पीएसयू के मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों का मुनाफा अर्जित करने रहने की आवश्यकता होती है। अगर आपको मिनी रत्न बनाना है तो पिछले 3 साल तक का जो मुनाफा होगा उसको लगातार जो है अर्जित करते रहना होगा। और मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी के 500 करोड़ रुपए का निवेश स्वायत्त होती है। बिना सरकार की मंजूरी 500 रुपए तक की जो है 500 करोड़ तक की छूट दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण जो है वो वित्त मंत्रालय का। हर बार क्वेश्चन पूछता, हर बार जाकर उठाकर देख लीजिए, जितनी भी पीसीएस है सब में। अलग बात है आप गलत करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वित्त मंत्रालय है। सरकारी व्यय को नियंत्रण जो किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल होते हैं। क्या क्या? एकदम याद रखिएगा, 5 विभाग। वित्त मंत्रालय 5 विभाग। एक जो होता है आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा होता है व्यय, तीसरा राजस्व, चौथा वित्तीय निवेश, पांचवा वित्तीय सेवा विभाग। ये पांचों के पांचों होते हैं। इन पांचों विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और राज्य के वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों की निगरानी करने वाला एक नोडल विभाग है। कौन? तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने बताया था व्यय विभाग। ये क्या? केंद्र और राज्य दोनों का जो है एक नोडल विभाग है। और यह विभाग मुख्य कार्यकलापों के प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं और साथ साथ में योजना तथा गैर योजना व्यय दोनों का स्वीकृतिपूर्व मूल्यांकन करता है। राज्यों के अंतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों को एक बड़े अंश का रख रखाव करता है। वित्त और केंद्र वेतन आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन करता है और वित्तीय सलाहकारों के साथ में समन्वय करते हुए वित्तीय नियमावली, विनियमनों और आदेशों को लागू करने तथा लेखा परीक्षण, टिप्पणी, अभियुक्ति की निगरानी करने के जरिए केंद्रीय मंत्रालय विभाग के व्यय प्रबंधन में जांच करना और केंद्रीय सरकार के लेखे तैयार करना होता है। सार्वजनिक सेवाओं के लगातार मुख्य रूप से विभाग और सहायता का आदि शामिल। मतलब क्या है? ये पूरी तरीके से आपका व्यय का जो भी योजना, परियोजनाएं, जो भी कार्यक्रम चलती है, सबकी देखरेख इसी के अंतर्गत होती है। और इसी के अंतर्गत टारगेट दिया जाता है कि अगर आप अपने राज्य में ये योजना चला रहे हैं तो आपका इस योजना में पूरे तरीके से अगर सक्सेस होगा तो इसमें इतना खर्च आएगा, ये यही बताता है। और उतना ही अमाउंट, उतना ही धनराशि राज्य को दिया जाता है और उस पे उसका काम शुरू किया जाता है। तो इसका पूरा से पूरा विभाग जो होता है वो राज्य की उन्नति करने पे पूरा फोकस किया जाता है। जो भी योजना और परियोजना होती है उसको जो है क्रियान्वयन करवाने का जो है योगदान करता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो होती है ना, इसको ध्यान से सुनिए और इसको कोशिश कीजिए समझने की। इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट जो है 30वां नंबर, जो कि आप सुनते हैं ना कि इस राज्य में ये भी चल रही है कार्यक्रम योजना। अब ये सोचिए कि अगर ये कार्यक्रम योजना चल रही है, मान लीजिए चल रही, मनरेगा चल रही है, केंद्र की चल रही है, राज्य में चल रही है, क्यों चल रही है, कौन चला रहा है, कैसे डिसाइड करता है, कौन पैसा दे रहा है, इससे सरकार को क्या प्रॉफिट होगा, सरकार कहां से इसका प्रॉफिट देखती है, हम तो अपना देख रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी बातें जो होती है ना, अपने आप से उठाइए अंदर से, तब आपको इसके इकोनॉमी के अंदर आपको जाने का मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा, और तब आएगा वित्त विभाग। चलिए नेक्स्ट आते हैं। केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला जो होगा निगम कर, उसके बाद होगा दूसरा जो होगा निगम कर के अलावा अन्य आयकर, उसके बाद जो होगा संघ उत्पादन शुल्क, और चौथा जो होगा लास्ट जो होगा वो होगा कस्टम्स। अब आइए, प्रश्नकाल के और केंद्र सरकार के कर के दो सबसे बड़े स्रोत केंद्रीय उत्पादक हैं प्रश्नकाल के अनुसार से अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर दो सबसे बड़े स्रोत थे उस टाइम में, अगर बजट 2018-19 और 19-20 के अनुमान में देखें तो इसका डाटा अलग है, इसमें वो डाटा नहीं है। अब तो जीएसटी का अंशदान भी हो गया है,
ये भी थोड़ा थोड़ा क्या है, सब कुछ बदल गया। ये जो पूरे अपडेटेड क्वेश्चन है, यहां इसको बताना ही बेवकूफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान क्या है? तो राजस्व व्यय का, यह आपको पता होना चाहिए। ब्याज राजस्व है तथा इसकी प्राप्ति व्यय राजस्व आय या फिर कहें तो व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे को राजस्व व्यय से घटाकर राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में नवीन कल्याणकारी योजनाओं में राजस्व व्यय को बढ़ाएंगी, जबकि आयात शुल्क में कमी राजस्व प्राप्तियों को कम करेगी। अतः अगर ये दोनों के विकल्प को बजट के घाटे में बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे और दूसरी ओर से सहकारी यानी कि जो सब्सिडी दी जाएगी वो युक्त संगत बनाकर राजस्व व्यय को घटाया जा सकता है, जिससे बजट घाटे में कमी आएगी और अंततः बजट घाटे को कम करने हेतु राजस्व व्यय में कमी की सहायक युक्त संगति बनाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजकोषीय घाटा क्या है? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बजटीय घाटा का योग और सरकार के बाजार ऋण तथा दायित्व, यानी कि प्राथमिक घाटा से प्राप्त हेतु राजकोषीय घाटा में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। जो भी प्राथमिक घाटे में जो राजकोषीय घाटा होता है उसको ब्याज अदायगी में हटा दिया जाता है। अतः प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी हटा दी जाती है। राजस्व घाटा में क्या होता है? राजस्व प्राप्ति जो होती है और राजस्व व्यय जो होता है दोनों को घटा दिया जाता है। राजकोषीय घाटा में क्या होता है? बजटीय घाटा, जो बजट में घाटा लगा और प्लस में सरकार के ऋण और अन्य देयता, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है। या कहें तो राजकोषीय घाटा जो होता है राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां और प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय को घटा दिया जाता, तो राजकोषीय घाटा निकल के चला आता। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2011-12। प्रभावी राजस्व घाटा कहें या राजस्व घाटा या पूंजी संपत्ति का सृजन के लिए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटा की धारणा वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था और घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य था कि राजस्व खाते के संचालन और संतुलन को व्यक्त करना होता था। वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुमान, इसका ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, संशोधन मूल्य वर्धन कर का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा उत्पादन कर से होगा। उत्पादन कर के इतिहास में वर्ष 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। दीर्घकालिक राजकोषीय नीति 1985 में क्रियान्वयन में बीपी सिंह जो कि वित्त मंत्री थे 1 मार्च 1986 में मोडवेट लागू किया और मोडवेट जो था वो संशोधित मूल्य वर्धित कर था, जो एक प्रकार का केंद्रीय उत्पादन शुल्क ही है। नेक्स्ट जो है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सेवा का कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1994-95 से सेवा कर शुरू हो गया था। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा, सेवा जो है अप्रत्यक्ष कर क्यों है। अब देखिए यहां पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सेवा कौन सा कर है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है या फिर सम्मिलित है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है, अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? देखिए ऐसे याद रख लीजिए, सेवा जो होता है ना वो जो दिखा के नहीं किया जाता, वो जो है जब भी किया जाता है अप्रत्यक्ष किया जाता है। जब भी आप किसी की सेवा करते हो तो दिखावा नहीं होता, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। तो अप्रत्यक्ष कर हो गया। इसी चलैया समिति की संस्तुति पर 1994-95 में वित्तीय वर्ष की अवधि में जो है 1994 में इसे लागू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, यह संघ सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है और एक संवर्ती सूची होता है। 3 सूची होता है, संघ, राज्य और संवर्ती। संघ मतलब है कि जो संघ चाहेगा जो करेगा वो सिर्फ खुद पे करेगा और वो लागू पूरे राज्य पे होगा। जो राज्य करेगा वो सिर्फ राज्य पे लागू होगा, वो संघ पे नहीं होगा, केंद्र पे नहीं होगा। और संवर्ती का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों उस पे क्या करेंगे? अपने अपने निर्णय देंगे, तो इसी को कहते हैं जो है संवर्ती। तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो है ये किस में आएगा? तो संघ सूची में आएगा, यानी सेंटर में आएगा, केंद्र में आएगा।
2003 में संविधान के 92 संशोधन से संशोधित अनुच्छेद 268 ए में संविधान में शामिल किया गया था और वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल हो गया है अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। स्तंभ एक और स्तंभ ख, मतलब क और ख है, इसको मिलाना है। आप मिलाइए, मैं आंसर बता देता हूं आपको। चलिए, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में शुरू हुई। उसके बाद दूसरा जो है समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशीय व्यापार नीति 2014 में और सातवां वित्त आयोग 1978 में। बस इतना ध्यान रखना। फिर इसमें है मिलाना है स्तंभ एक और स्तंभ दो। चलिए मिलाइए, आप देख लीजिए और हम इसका आंसर बताते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइसेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, नगद रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण। नेक्स्ट है भारत में बजट घाटे का पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 31 मार्च 1997 को इसको समाप्त कर दिया गया। देखिए 1997 को समाप्त किया गया और पूछा कब है, तो ध्यान रखिएगा 56वीं 59वीं 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स भारत की शुरुआत 1955 में हुई थी और ये रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्गत होती है तथा सरकार के अत्यंत ही अस्थायी फंड की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्गत की जाती है। इनका प्रत्यक्ष और तत्कालिक मौद्रीकरण हो जाता है क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति जो है बढ़ जाती है और अनुषंगी रूप में मुद्रा जो दायित्व है उसमें भी वृद्धि होना शुरू हो जाता है। एडहॉक ट्रेजरी बिल का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया था और इसके स्थान पर जो है अर्थोपाय अग्रिम योजना को लागू कर दिया गया था। तो बस इतना सा थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालोबिश प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा बी, भारी उद्योग की स्थापना करना और पूंजी सघन थे। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालोबिश के द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय नोडल पर आधारित था। 4 क्षेत्रीय मॉडल पे आधारित था और मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र जो थे वो पूंजीगत वस्तु क्षेत्र थे, फैक्ट्री उत्पादन उपभोग वस्तु क्षेत्र थे, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र हैं और जो है घरेलू उद्योग क्षेत्र थे। इस योजना में आधारभूत और भारी उद्योग के विशेष बल के साथ ही देश में तीव्र औद्योगिकरण के प्रमुख लक्ष्य माना गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा 1950 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग के संविधानोत्तर परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कब समाप्त कर दिया गया है, एकदम याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पे जो है 1 जनवरी से 2015 से जो है शुरू कर दिया गया नीति आयोग का गठन और इसके उपाध्यक्ष श्री राजकुमार है और नीति का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जो बताया कि इसके अध्यक्ष जो है अभी अध्यक्ष बदल गए हैं, ये पुराना डाटा है, बस इतना ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बंद कर दिया गया और वहीं से जो है नीति आयोग की स्थापना शुरू की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इसका सही आंसर होगा सी, यानी जनता सरकार के द्वारा। गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक इंडिया इकोनॉमी इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित की थी, जिसे जनता दल की सरकार 1978 और 80 में इसे लागू कर दिया था। नेक्स्ट है चल योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। ये एक योजना आई थी, उसके बारे में ये पूछा जाता, तो ये तो उस टाइम की योजना थी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। योजना अवकाश की अवधि, इसका सही आंसर होगा 66 से 69।
तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई थी। और इस अवधि में अर्थात 66 से लेकर 69 तक 3 वर्षों तक कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रहा, क्योंकि 66 से 69 में भारत योजनाओं के इतिहास में जो है अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, समष्टि आर्थिक वृद्धि। तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि ही जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ये तो 11वीं पंचवर्षीय, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्या पता अगर पूछ दे तो। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 2012 तक का था। व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति। और 19 दिसंबर 2007 को एनडीसी की 54वीं बैठक में 11 पंचवर्षीय योजना का प्रारूप को स्वीकृति मिली, जबकि 9 दिसंबर 2006 को एनडीसी की बैठक में दृष्टिकोण की स्वीकृति हुई थी। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 आप देख लीजिए, मैं आंसर बताता हूं आपको। आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं एक बार। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत वर्ष 1981 में स्थापित भारतीय आयात और निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक देश में एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई के विकास औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार में जारी 22 जून 1964 को अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 में अस्तित्व में आई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना वर्ष 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योग के मध्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी कि बीआईएफआर की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। ऐसे ये पुराना, इसको तो देखना ही नहीं, छोड़ ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक पर विचार करना है आपको। ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौथा, शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं क्या है। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है वो कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन होता है। ध्यान रखिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसए के द्वारा संकलित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार में शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा CRR और SLR को कम करना, सही है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करवाना बिल्कुल सही है। ब्याज दर का अविनियमन ये भी सही है। डी यानी उपयुक्त में से सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की उपयुक्त तीनों शामिल है। समग्र आर्थिक सुधार के लिए जो है अनेक क्षेत्रों में समाहित किया गया है और ये क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध को हटा देना, उसके साथ साथ में आयात शुल्क में कमी लाना, मात्रात्मक तरीके से चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर को निर्धारित करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना, पूंजी बाजार का उदारीकरण करना, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश करना, निजीकरण, उत्पादन शुल्क की कमी, आय और निगम कर में कटौती, सेवा कर में शुरू करना, शहरी सुधार करना, साथ साथ में गैर विकास मूलक व्यय में कमी करना जिसको सरकारी स्टाफ कम करना, पेंशन संबंधित सुधार में मूल्य संवर्धि का शुरू करना, रियायत में कमी करना, उसके साथ साथ में FRBM एक्ट 2003 में परिपालन किया गया था इत्यादि, इन सारी बातों पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो इसका सही आंसर होगा वृद्धि होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक CRR में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंक के साख सृजन में क्या होता है? वृद्धि होती है।
नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, ध्यान रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना जो हुई थी, एकदम याद रखिएगा, 1956 में हुई थी। एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा हुआ था, कभी कभी लिखा भी रहता, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है सार्वजनिक क्षेत्र के विनियमन एक संस्था है और इसकी स्थापना 1963 को हुई थी और अधिनियम के तहत फरवरी 1964 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई की स्थापना 1964 में एक द्वितीय संस्था के रूप में की गई थी और भारतीय प्रतिभूति जो विनिमय बोर्ड है यानी कि सेबी की स्थापना जो है 1988 में की गई थी, इसको ध्यान रखना। और इसका प्रमुख कार्य स्टॉक एक्सचेंज में कामकाजी प्रतिभूति बाजार का विनियमन करना है, नियमन को सही से करना है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, इसका सही आंसर होगा गर्म मुद्रा। अब ये गर्म मुद्रा क्या होता है इसको समझिए। जो विदेशी मुद्रा होता है इसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, तो गर्म मुद्रा में इसका सही आंसर है। यह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवाह की प्रवेश होती है गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहलाती है। निवेशकों के द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्त हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जा सकता है, इसी को गर्म मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा वो मुद्राएं होती है जो मुद्रा हम एक देश से दूसरे देश में आसानी से जो है खरीद बिक्री कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, इसे ही गर्म मुद्रा कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, इसका सही आंसर होगा बीमा क्षेत्र से। बस इतना ध्यान रखना कि बीमा क्षेत्र से यह संबंधित है। ईडा का लक्ष्य जो है धारकों के हितों की रक्षा करना है, बीमा उद्योग क्रमबद्ध निर्माण करना, संवर्धन से संबंधित है और आकस्मिक मामलों का इन्हों काम करना है। अब यहां क्या मल्होत्रा समिति जो है, मल्होत्रा समिति का जो रिपोर्ट था उसमें प्रमुख सिफारिश थी कि इरडा अधिनियम 1999 को पारित किया गया, इरडा को। और रिपोर्ट में जो है बीमा क्षेत्र का स्वतंत्र और नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी कि इसे स्वतंत्र रखा जाए, इसे सब कुछ से आजाद रखा जाए। और अप्रैल 2000 को इरडा को एक संवैधानिक निकाय के रूप में सामने लाया गया था मल्होत्रा समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एक, यानी कि बैंकों दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए उसे अल्पकालिक उधार पर लेता है, ये भी सही है। और दूसरा जो है कौन से गलत हैं, तो ये भी गलत है। और दूसरा रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक उधार लेता है, यह भी गलत है। यानी कि दोनों के दोनों जो है उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं, तो एक और दो दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर होता है जिसपे रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को बिलों में पूर्ण कटौती करता है और व्यवहारिक अर्थों पर वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो दूसरी ओर रेपो रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अतः ए और बी दोनों के दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट, 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर होता है, कई बार देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, और हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपए के नोट पे जो साइन होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट पे, हालांकि अब तो 1 रुपए का नोट नहीं चलता है, लेकिन फिर भी यह आपको जरूर पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के 1 रुपए के नोट के सिक्के तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़ दिया जाए तो भारत में विभिन्न मूल्य के वर्ग के नोटों जारी करता है। 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का ही सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। ये तो उस टाइम का योजना है, इसको तो रहने दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत निर्माण में कौन अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि आधारित उद्योग।
भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण अवसंरचनाओं का विकास करना है। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और निर्धन आवासों के निर्माण शामिल था। इसी ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्य की प्रमुख मदें जो थी, सिंचाई से त्वरित गति को लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजना, इंटरलिंकिंग, जल निकाय यानी कि वाटर बॉडीज की मरम्मत करना, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार योजना आदि था। सिंचाई योजनाओं को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्निर्वास में इसे शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल निम्नलिखित में से प्रकलित किया गया था। तो ये तो छोड़ दिए, उस टाइम का है, इसको तो रहने ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन, 50% इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक निर्धन लोग 4 राज्यों में निवास करते हैं। उनमें एक है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। 4 राज्य इसमें निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय 26 रुपये और 3 नगरीय क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय 32 रुपया। यही सही है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो गलत हैं। आइए थोड़ा इस पर ही चर्चा करके समझते हैं। योजना आयोग एनएसओ के परिवार उपभोक्ता वय सर्वेक्षण के आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2011-12 में संबंधित गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं के आयतन बनाया। 22 जुलाई 2013 को वर्ष 2011-12 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किए गए थे और उनके अनुसार 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपया प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय को अनुमानित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात में कमाता है? भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात में कमाता है? तो इसका सही आंसर होगा कपड़ा, ध्यान रखिएगा, कपड़ा। अब थोड़ा सा डाटा बदला। 2015-16 में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन निर्यात मद जो है वो रत्न और आभूषण है, ध्यान रखिएगा। अब बदल चुका, ये डाटा पुराना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमानित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सलीम समूह। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह विशेष तौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमानित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए जो है अनुकूल थी? व्यापार संतुलन, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1972 और 73 और 1976 और 77 व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। 72 और 73 में संसाधन बचत 176 करोड़ रुपया और 76 और 77 में 522 करोड़ रुपए का विकल्प में नीचे दिए गए संतुलित है। नेक्स्ट है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1999। ये तो उस टाइम का छोड़ दीजिए। और ये यूरोपीय संघ के 19 देशों ने अपनाया था यूरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा रुपए के अन्य प्रमुख मुद्राएं और अन्य प्रमुख मुद्राएं को रुपए में जो है मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा। आइए देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि रुपए का विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्राओं के रुपया में बिना किसी हस्ताक्षर के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपए के पूर्ण परिवर्तनीय
चालू खाते और पूंजी खाते पर विदेशी पूंजी भारत में आने से भारत के जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप यह होगा कि भारत के द्वारा जो रुपये पूर्ण परिवर्तनीय अपनाए जाने की विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा और इसके साथ साथ में क्या होगा, इसके फलस्वरूप भारत के विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी और इसी कारण से भारतीय रुपये में पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त होगी और भारत की आर्थिक नीति महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वो अगस्त 1994 में जो है चालू खाते पर रुपया पूर्ण परिवर्तन है। ये तो उस टाइम का है, इसको तो रहने दीजिए ही। इसको छोड़ दीजिए, ये डाटा वाला है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, जो क्वेश्चन के अनुसार से है। अगर इससे देखा जाए तो 30 जून 2018 तक की स्थिति के अनुसार भारत में जो संस्थापित विद्युत क्षमता जो है 3,34,689 मेगावाट है, जिसमें जल विद्युत का योगदान जो है 45,457 मेगावाट है, ये 13.2% है। इस प्रश्न के उत्तर में आयोग अर्थात 10% माना, जबकि उत्तर होगा सी ई। जब 10% है ही नहीं है तो उत्तर ई होगा। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है, इसका सही है हल्दिया से इलाहाबाद। एकदम याद रखिएगा, हल्दिया से इलाहाबाद। भागीरथी हुगली गंगा नदी तंत्र इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, सॉरी राजमार्ग नहीं, जलमार्ग, हमने गलती बता दिया, जलमार्ग की संख्या 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 1986 में की गई। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश के सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है और भारत में वर्तमान में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। याद रखिएगा, टोटल जो है 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो इसका सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र में। अब देखिए कि रिपोर्ट के अनुसार से क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस प्रकार है। पहला जो है संचार सेवा, दूसरा विनिर्माण, तीसरा खुदरा थोक व्यापार, चौथा वित्तीय सेवा, पांचवा कंप्यूटर सेवा। तो पहला कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सेवा क्षेत्र यानी संचार। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो तो छोड़ के रखिए क्योंकि ये पुराना है, डाटा बदल चुका है। इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी पुरानी ही डाटा है। G15 क्या है? बस क्या है इसको समझ लीजिए क्योंकि चर्चा में है तो हो सकता है, जैसे अभी G7 चल रहा है चर्चा में, ठीक है ना, तो G7 हो सकता है पूछ दे सकता है। तो G15 क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। G15 जो है विकासशील देशों के परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया के 9वें निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय में हुई थी। G15 के जो सचिवालय है वो है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा में स्थित प्रौद्योगिकी सेवा सुविधा से संचालित होता है ये G15। बस इतना था, ध्यान रखना होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, इन देशों में कौन सा एक देश G8 का समूह सदस्य नहीं है? G8 का, तो इसका सही आंसर होगा स्पेन, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। G7 विश्व के 7 औद्योगिक, अभी जस्ट बोल रहा था G7 का चल रहा, गैर समाजवादी देशों के संगठन है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान सम्मिलित है। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर से अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इस संगठन का वर्ष 1997 में सदस्य बन गया था। अब इसे G8, पहले G7 था, रूस के जुड़ने के बाद G8 कहे जाने लगा। उल्लेखनीय वर्तमान में रूस की सदस्यता निलंबित होने के कारण पुनः जो है ये G7 में आ गया था।
इससे पहले जो C7 ही था, रूस आया तो G8 सदस्य बन गए, उसके बाद फिर से रूस को बाहर निकल गया तो फिर से G7 बन गया। नेक्स्ट है, इन देशों में कौन सा एक देश G8 के समूह का सदस्य नहीं है? जब भी नहीं रहे इस तरीके के सर्कल मारिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, स्पेन नहीं है। चलिए, ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन था तो फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत नहीं है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, लेकिन भारत नहीं है। प्रारंभ G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप में विकसित गैर समाजवादी संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान सम्मिलित थे। उसके बाद आगे चलने के बाद रूस भी संगठन में 1997 का सदस्य बन गया, जो G8 के नाम से जाना जाएगा, आगे जाके समाप्त हो जाता, फिर से G7 में बदल जाता। आसियान किसके लिए है? आइए जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ये तो जानते ही हैं, सार्क, आसियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय विकास फोरम यानी कि IDF पहले जाना जाता था, ये भारत का सहायता क्लब से, यानी कि भारतीय विकास फोरम यानी IDF के पहले भारतीय सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि। अगर वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि ही है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, ये तो छोड़ दीजिए, पुराना हो गया डाटा, रहने ही दीजिए। नेक्स्ट है, 2006 और 2007 में बिहार के विकासात्मक व्यय, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी डाटा जो है पुराना ही है। ये भी डाटा बदल चुका है, 2008 है, अब 2011 से डाटा आना शुरू हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार से अगर देखा जाए तो 121 करोड़ हो चुकी है जनसंख्या, 121 करोड़। नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, तो इसका सही आंसर होगा 324, लेकिन जनगणना 1 के है और अभी अगर पूछेगा तो 2011 के अनुसार से आपको पूछेगा, ध्यान रखिएगा। 2011 के अनुसार अगर देखिएगा तो क्या देखिएगा, 325 हो गई है। नेक्स्ट है, ये सब जनगणना वाला, जनगणना का एक अलग से सीरीज हम लोग बना लेंगे, जिसमें भारत की जनगणना, बिहार की जनगणना को कंबाइन करके ही हम आपको पढ़ाएंगे। इसको रहने दीजिए, जनगणना को छोड़ के रखिए। चलिए, जनगणना ही जा रही है सीरीज। हाँ, ये देखा जा सकता है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जो है सबसे अधिक है? किस राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। 2011 के आंकड़े के अनुसार देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका सही होगा कि हर 1000 जीवित जन्मों पे पहले जन्मदिन के पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात ही होता, मतलब 1000 जीवित बच्चों में से पहले ही दिन जो मर गए उन्हीं को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अब थोड़ा सा इसकी चर्चा हो जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन के पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होता है। SRS यानी कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 34 प्रति हजार, मध्य प्रदेश में 47, असम उड़ीसा में 44, उत्तर प्रदेश में 43 और बिहार में 38 शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है माना जाता। नेक्स्ट है, भारत 1991 और 2001, इसको तो हटा कर रखिए। अगर देखना तो 2011 के साक्षरता अनुसार 8.21% की वृद्धि हुई है। ये तो ऑलरेडी हम लोग बताएंगे, अलग से लाएंगे इसकी सीरीज। ये भी जनगणना का ही क्वेश्चन है, हटा दीजिए।
हाँ, ये क्वेश्चन देखा जा सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा तापीय। भारत तापीय स्रोत में सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है। 30 जून 2018 तक भारत कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इतना मेगावाट थी, और जिसका 64.3% तापीय स्रोत से प्राप्त होता है। ये तो सब पुराना ही आंकड़ा है, इसको रहने दीजिए। ये भी पुराना ही है, 1991 की नई आर्थिक नीति, इसको तो हटा ही दीजिए। देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी कब स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1956 को। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन में व्यापक व्यवस्थित रूप से देने में ओएनजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1 फरवरी 1994 में इसका नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस किया जा चुका है, यानी कि ओएनजीसी। ये भी जो क्वेश्चन है पुराना ही है, रहने दीजिए। सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, ये तो जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आर्थिक असमानताएं। देखिए, सापेक्षिक गरीबी एक यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन हेतु मुख्यतः 2 विधियां प्रयोग लाई जाती है। एक जो होता है लॉरेंस वक्र और दूसरा होता है गिनी गुणांक। अब देखिए ये होता कैसे है। मान लीजिए समाज में जो है टोटल 20 लोग हैं, सपोज कीजिए। अब 20 लोग में हो सकता है 7 लोग की स्थिति बहुत खराब है, तो इसके बीच में किस तरीके का है? अगर 20 लोग में हैं जिसमें से मान लीजिए कि 13 लोग हैं, 13 लोग की इनकम जो है वो है 5 करोड़ मंथली, और इसमें 7 लोग जो हैं जो कि एक वक्त का भी खाना नहीं खाते हैं, 1000 रुपया पर डे है। उस हिसाब से देखा जाए तो 30,000 है, तो इनकी स्थिति कहां पे होगी? तो इसका जो आकलन हम करते हैं ये लॉरेंस वक्र से करते हैं या फिर गिनी गुणांक होता है उसी के थ्रू करते हैं कि हां किसी भी हालत में है कि ज्यादा खराब स्थिति ना हो जाए। मतलब क्या, अमीर और गरीब और गरीब ये भी ना रहे और ना कभी समान हो सके। मतलब क्या है, अगर इस तरीके से देखा जाए, एक सेकेंड, अगर इस तरीके से चलिए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो किसी भी हालत में यह क्या होगा कि अमीरी और गरीबी इक्वल नहीं हो सकता है, तो यह भी खतरनाक हो सकता है। और ना ही इस दोनों के बीच में अधिक दूरियां हो जाए, यह भी खतरनाक होगा। यानी कि अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता, तो ये असमानताएं की दूरियां जो है ये बढ़ेगी, तो ये भी खतरनाक है। और समान हो जाएगा तो भी खतरनाक। अगर सबके पास समान पैसा हो जाएगा तो कौन किसकी सुनेगा? नहीं सुन सकता है ना। तो इसी में क्या है, इन दोनों में दूरियां होना जरूरी है। इसी को लॉरेंस वक्र या फिर गिनी गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट जो है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो 41 चल रहा था, 91 से 92%, उसके बाद 2017-18 में 55% हो गया, और तृतीय क्षेत्र का प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तीव्र हुआ है। अभी तो 60 क्रॉस कर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, ऑप्शन नंबर सी। यानी किसी भी देश के राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से भाग देने पर उस देश के प्रति व्यक्ति आय जो है हमें प्राप्त हो जाता है, उसकी आय और उसकी जनसंख्या से। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार के जनक, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कांग्रेस की सरकार में जून 1991 के अंत तक सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार को जिस नई आर्थिक नीति कहा गया लागू करना प्रारंभ किया। इसी समय प्रधानमंत्री
पीवी नरसिंहा राव थे। इसी के कारण उदारीकरण की नीति जो है राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक सुधार का जनक भी कहा जाता है, आर्थिक सुधार का। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तृतीय क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था वृद्धि होती जाती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो है यानी सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, अंश बढ़ता जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां जो है इसमें सम्मिलित होती है, उसका अंश कम होता है। 1951 में देखें तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद जो था वो प्राथमिक क्षेत्र पहले था, द्वितीय क्षेत्र दूसरे में, और तीसरे क्षेत्र तीसरे में, यानी कि पहले प्राथमिक क्षेत्र में 59%, 13% और 27% था, जो कि 2017-18 में आते आते इसमें क्रमशः जो है 16%, 28% और 55%, अब तो ये 60% के करीब पहुंच चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय आय सबसे मुख्य स्रोत है, तो इसका सही है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा शिशु मृत्यु दर को एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक निर्माण के निम्न घटक हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आय को रखा जाता है, साक्षरता दर को रखा जाता है, जन्म पर जीवन प्रत्याशा को रखा जाता है, यही 3 पॉइंट को इसमें अंदर रखा जाता है यूएनडीपी पे। अब यूएनडीपी के द्वारा भारत में किसी विकास सूचकांक निर्माण हेतु अन्य सभी देशों की तरह उपयुक्त 3 घटकों का ही प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जन्म की जीवन प्रत्याशा। कौन सी आर्थिक अधिसंरचना में नहीं है? आर्थिक अधिसंरचना में कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक अधिसंरचना और दूसरा होती है सामाजिक। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल, वायु, परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं, जबकि सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं। इनका संबंध मानवीय कौशल विकास से है। आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी आधारभूत, जिनके बिना विकास संभव नहीं हो सकता, की भूमिका होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है ये अर्थव्यवस्था, इसके सीरीज फर्स्ट लाए, नेक्स्ट जो है दूसरी सीरीज में इसकी कंप्लीट कर दी जाएगी। हाँ, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था में क्या होती है ना कि बहुत ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट से जुड़े होते हैं, तो पुराने डाटा होते हैं इसमें, तो वो सारे क्वेश्चन को मैंने छोड़ते चला गया, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है ना उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा यहां से आयोग क्वेश्चन उठाता है। एक दूसरी बात होती है, थोड़ी सी इकोनॉमी जो होती है अदर्स सब्जेक्ट की अपेक्षा जो है थोड़ी सी बोरिंग होती है और उबाऊ होती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना कि आप घबरा जाइएगा, इसके डाटा को पकड़ के रखना है, बाकी दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। इकोनॉमी आसान है, अगर करंट आपका ठीक है कमोबेश, तो इकोनॉमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, रियल वाला जो इकोनॉमी है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है, लेकिन ये पढ़ने वाला इकोनॉमी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, ये यकीन कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है और हमें और वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।